मेरा नाम अमन है। मेरी नई नई शादी हुई थी। मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता था। मुझे इसका भोलापन बहुत पसंद आया था, मगर मैंने ये नहीं सोचा था कि शादी के बाद ये मेरे पीठ पीछे किसी और के साथ गुल खिला रही होगी, क्योंकि मेरी पत्नी रात को बड़ी अजीब अजीब हरकतें करने लगी थी। मैंने देखा था कि मेरी पत्नी हर रात मुझे फिक्र से चाय पिलाया करती थी, और जैसे ही मैं उसके हाथ की बनी चाय पीता था, मैं गहरी नींद में सो जाता था। मेरी पत्नी मुझे बड़ी मोहब्बत से चाय देती थी, इसीलिए मैं वो चाय पी लिया करता था। लेकिन एक दिन मेरा चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मैं अपनी भोली भाली और मासूम पत्नी का दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए मैंने चाय नहीं पी और अपनी पत्नी की नज़र बचते ही उस चाय को बाथरूम में फेंक आया। और फिर जब मैं गहरी नींद में सो गया तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे, क्योंकि मेरी पत्नी तो चलकर वहाँ तक चली आई थी जहाँ पर मैं सोच भी नहीं सकता था। वो जगह, मैं एक बहुत अमीर इंसान था। मेरा बिजनेस बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं एक इंटरनेशनल कंपनी का मालिक था। ये बिजनेस वैसे तो मेरे पिता का था, लेकिन उनके मरने के बाद ये सब कुछ मेरा हो गया था। सारी प्रॉपर्टी, बिजनेस, बैंक बैलेंस सब कुछ मेरा था। मेरे परिवार में सिर्फ मेरी मम्मी थी, क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा था। अब घर में सिर्फ मेरी मम्मी ही रह गई थी। मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं शादी कर लूं, मगर मैं चाहता था कि मैं लव मैरिज करूं। कोई ऐसी लड़की मुझे मिल जाए जिसे देखते ही मुझे प्यार हो जाए, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ था। वैसे तो कई सारी ऐसी लड़कियां थीं जो मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी। मैं बहुत ही स्मार्ट था। वो लड़कियां मुझसे शादी करने के लिए तरस रही थीं, लेकिन मैं एक ऐसा इंसान था जिसने कभी किसी लड़की को नज़र उठाकर नहीं देखा था। मैं तो चाहता था कि मुझे खुद ही किसी लड़की से प्यार हो, मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाऊं, मगर काफ़ी समय हो गया था, ऐसी कोई लड़की मुझे मिल ही नहीं रही थी। एक दिन मैं अपने ऑफिस में कुछ लोगों का इंटरव्यू ले रहा था जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था। लगभग 15 लोगों में से हमें 7 होनहार लोग सेलेक्ट करने थे जो हमारी कंपनी का हर काम अच्छे से कर सकें। उन्हीं लोगों में से एक रश्मि नाम की लड़की आई थी। जैसे ही उसने मेरे केबिन में एंटर किया, मेरी नज़र उसे देखते ही रह गई थी। वो थी ही इतनी सुंदर, मेरा मन कर रहा था कि बस उसे देखता जाऊं। वो जब मेरे सामने आकर बैठ गई, तब भी मैं लगातार उसे ही देख रहा था। पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी एक लड़की पर मेरी नज़र जमकर रह गई थी, वरना आज तक इतनी गौर से मैंने कभी किसी लड़की को नहीं देखा था। उसने जब देखा कि मैं उसे लगातार देखे चला जा रहा हूँ, तो उसे कुछ अनकंफर्टेबल सा महसूस हुआ था। जब मैंने उसे घबराते हुए देखा तो मैंने खुद को संभालने की कोशिश की थी और फिर मैंने उसे सॉरी बोल दिया था। उसने इट्स ओके कहा। वो बेहद खूबसूरत थी। उसके चेहरे में मासूमियत और भोलापन अलग ही झलक रहा था। वो हाई एजुकेटेड थी, काफ़ी होनहार लड़की थी, इसलिए मैंने उसे जॉब दे दी थी। न जाने क्यों वो अपनी जॉब लगने पर ज़्यादा खुश नहीं हुई थी, बस हल्की सी मुस्कुरा दी थी। हालांकि हमारे पास जितने भी लोग जॉब इंटरव्यू के लिए आते हैं, उन्हें जब हम खुद सामने से ही जॉब के लिए हाँ बोल देते हैं तो उनकी खुशी के ठिकाने नहीं होते। मगर ये लड़की तो बहुत ही अजीब थी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमारे मैनेजर 2-3 दिन के बाद कॉल या मैसेज करके कंफर्म कर देते हैं कि आपकी जॉब पक्की हो गई है, आपको इस डेट में जॉब स्टार्ट करनी है। इस लड़की ने तो अपने बारे में कुछ भी नहीं पूछा था और सिर्फ जॉब पक्की होने का ही सुनकर वहाँ से चली गई थी। मैंने फिर भी अपने मैनेजर को बोल दिया था कि इसको मैसेज करके सारी इन्फॉर्मेशन दे देना। पूरे 3 दिन बाद से इस लड़की ने हमारे ऑफिस में जॉब ज्वाइन कर ली थी और ये टाइम की बड़ी पाबंद थी। राइट 9 बजे ही ऑफिस में आ जाया करती थी और अपना काम बहुत अच्छे से कर रही थी। मुझे ये लड़की बहुत पसंद आई थी। ये लड़की हर हाल में अच्छी थी और तारीफ के लायक थी। इस लड़की को मेरे ऑफिस में नौकरी करते करते 1 महीना हो गया था। मैंने अपने मैनेजर से कहकर इसका केबिन भी तैयार करवा दिया था। अब मैं इसको देखने के लिए बहाने बहाने से इसे किसी न किसी काम से अपने केबिन में बुलाता रहता था। अगर मैं इसे 10 बार बुलाता तो ये मेरे हर बार के कहने पर ही केबिन में आ जाती थी। मैंने इसका अच्छा काम देखते हुए जल्द ही अपने मैनेजर से इसकी सैलरी बढ़ाने के लिए कहा था। न जाने क्यों मुझे इसकी मदद करना, इसको बार बार देखना अच्छा लगता था। अभी भी मैं घर जाता तो मम्मी मुझसे शादी की जिद करती थी, लेकिन अब तो मैं लड़की पसंद कर चुका था। मगर मैं उन्हें क्या बताता कि अभी ये सिर्फ 1 साइडेड लव है। मैं उसको प्रपोज करने के, उससे बात करने का और उसके करीब जाने के बहाने ढूंढ रहा था। फिर एक दिन मैं खुद ही चलकर उसके केबिन में चला गया और उससे बात करने लगा। वो मुझे देखकर बहुत घबरा गई थी और बड़ी ही खामोश सी रहती थी। मैंने सुना था कि वो ऑफिस में ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करती, सिर्फ अपने काम से काम रखती है।
लड़कों से तो वो बिल्कुल बात नहीं करती थी, जबकि लड़कियों से भी मामूली सी ही बात करती थी। मुझे उसकी ये अदा पसंद आई थी, मगर ना जाने क्यों वो ऑफिस में इतनी डरी सहमी सी रहती थी। एक दिन मैंने अपने कुछ ऑफिस के कुछ मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ को अपने यहाँ खाने पर बुलाया था। सोचा कि छोटी सी एक पार्टी रख लेता हूँ, सिर्फ अपने ऑफिस के लोगों के लिए। ऐसा मैंने सिर्फ और सिर्फ रश्मि के लिए किया, ताकि उन लोगों के बहाने से रश्मि भी मेरे घर आ सके। मैंने खुद उसके केबिन में जाकर उसे इनविटेशन दिया था। उसने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया था, मगर उसने कहा था कि सर मैं नहीं आ सकूंगी। मैंने कहा क्यों, तुम क्यों नहीं आ सकोगी, आखिर क्या प्रॉब्लम है, कंपनी के सारे लोग आ रहे हैं। तो वो कहने लगी कि नहीं सर, आपके यहाँ रात की पार्टी होगी, मगर मैं लेट नाइट बाहर नहीं निकलती। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम खाना खाने के बाद फ़ौरन अपने घर आ जाना, रात के 10 बजे तक। तो वो कहने लगी कि नहीं सर, रात के 10 बजे तो मेरे हॉस्टल का गेट बंद हो जाता है, हम लोगों को 10 बजे से पहले पहले ही हॉस्टल के रूम में चले जाना होता है। मैंने कहा तुम हॉस्टल में रहती हो, तुम्हारा घर यहाँ नहीं है क्या? तो वो सैड हो गई और कहने लगी कि सर मेरा कोई घर नहीं है। मैंने कहा क्या मतलब? तो फिर तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, मम्मी पापा भाई बहन? तो वो कहने लगी कि सर मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। मैंने कहा तो फिर भाई बहन? तो वो कहने लगी कि नहीं, मेरे कोई भाई बहन भी नहीं है। उसकी बात पर मैं शॉक्ड रह गया था। मैंने कहा कि तुम्हारे आगे पीछे कोई तो होगा। तो वो कहने लगी कि नहीं सर, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, मैं बिल्कुल तन्हा हूँ और अपना गुजारा इस जॉब से करती हूँ और हॉस्टल में रहती हूँ। मैंने कहा तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ गए? तो वो कहने लगी कि मेरे पेरेंट्स कई सालों पहले हम दोनों बहनों को इस दुनिया से छोड़कर चले गए। मैं कहने लगा आई एम सॉरी, तो आप अपनी बहन के साथ रहती हो? इस बात पर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगी कि जी नहीं। मैंने कहा तो आपकी बहन कहाँ गई, वो आपके साथ क्यों नहीं रहती? मगर अब की बार उसने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया था। उसने खुद को किसी काम में बिजी कर लिया था और वो मुझसे नज़रें नहीं मिला रही थी। वो ऐसा क्यों कर रही थी? उसने मुझे अपने बारे में क्यों नहीं बताया था, ये तो मैं समझ नहीं पाया था। मगर मैंने उससे कहा था कि प्लीज़ तुम मेरे यहाँ पार्टी में ज़रूर आना, मुझे अच्छा लगेगा, और अगर तुम नहीं आई तो शायद मुझे बुरा लगेगा। और रही तुम्हारे हॉस्टल की बात, तो मेरा ड्राइवर तुम्हें हॉस्टल के अंदर एंट्री दिलवा देगा, उसकी परवाह तुम मत करो। उसने अभी भी मेरे घर आने से मना किया था, मगर मैंने उससे बहुत जिद की, तो फिर फाइनली वो मान गई थी। लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि पता नहीं वो मेरे घर पार्टी में आएगी भी या नहीं। लेकिन फिर जब मेरे घर पार्टी का दिन आया और मैं बेसब्री से उसका इंतज़ार करने लगा, तो वो पूरे 9 बजे तक मेरे घर आ गई थी। मैं उसे देखकर बहुत खुश हुआ था। मैंने उसे अपनी मम्मी से भी मिलवाया था। मैंने उससे कहा था कि तुम मेरे घर पर आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो कहने लगी कि सर सिर्फ आपके कहने से आई हूँ, वरना मैं कहीं भी नहीं जाती। उसके बाद सब लोगों ने खाना खाया था। मैंने देखा था कि वो बार बार अपने मोबाइल में टाइम देख रही थी। मेरी नज़र उस पर ही थी। मैं लगातार उसे देखे जा रहा था। मुझे उससे सच्चा वाला प्यार हो गया था। मैं चाहता था कि वो भी मुझसे इतना ही प्यार करे जितना मैं इससे करता हूँ। और अब मैंने सोच लिया था कि मैं उसे प्रपोज करके ही रहूँगा। ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए, क्योंकि वो जितनी खूबसूरत थी उस हिसाब से तो यही लगता था कि ज़रूर उसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई होगा। मगर वो बहुत मासूम थी, किसी को नज़र भरकर देखती भी नहीं थी। कहने को मेरे यहाँ पार्टी में ऑफिस के सारे लोग थे जिनको वो जानती थी, मगर वो वहाँ पर भी किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रही थी, बस एक तरफ अलग अलग ही बैठी हुई थी। और फिर शायद उसके हॉस्टल में जाने का टाइम हो गया था, तो वो मेरे पास आई और कहने लगी कि सर अब मुझे जाना होगा। मैंने कहा कि रुको, मैं तुम्हें खुद तुम्हारे हॉस्टल तक छोड़ देता हूँ। वो कहने लगी कि नहीं सर, मैं चली जाऊँगी। मैंने वार्डन से बात कर ली थी, उनको बोल दिया था कि आपके यहाँ पार्टी है, मुझे लेट हो जाएगा। वार्डन मान तो नहीं रही थी, मगर मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से मनाया। मैं जिद करने लगा कि नहीं, मैं तुम्हें खुद ड्रॉप कर देता हूँ, रात काफ़ी हो गई है, तुम अकेली हो, वैसे भी शहर का माहौल बहुत ख़राब चल रहा है, लड़कियों का ऐसे रात के समय अकेला निकलना ठीक नहीं है। मेरी बात पर अचानक उसने मुझे नज़र भरकर देखा था। फिर उसने ना जाने क्या सोचा और वो मेरे साथ चलने के लिए मान गई थी। तो फिर मैं खुद ही उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर उसको छोड़ने के लिए आ गया था। मैं चाहता तो उसे ड्राइवर के साथ भी भेज सकता था, मगर मैं उससे बात करना चाहता था। मैंने सोचा था कि इससे अच्छा मौका मेरे पास कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि ऑफिस में काफ़ी सारे लोग होते हैं। वो मेरी गाड़ी की बैक साइड पर बैठ चुकी थी, जबकि मैं कार ड्राइव करने लगा था। मैं मिरर से उसकी तरफ देख रहा था। वो बहुत सुंदर लग रही थी।
मुझे डर तो बहुत ज़्यादा लग रहा था, लेकिन फिर मैंने हिम्मत बांध कर उसे अपने दिल का हाल बता ही दिया था। मैंने उससे कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। तुमने जब से मुझे बताया है कि तुम अकेली हो, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, तभी से मैंने सोचा कि मुझे तुमसे जल्द ही शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें सहारा देना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर वो शॉक्ड रह गई थी। उसने कहा कि सर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कहाँ आप और कहाँ मैं। मैंने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, ये सब कुछ पॉसिबल हो सकता है अगर तुम मेरा साथ दो तो। प्लीज़ इनकार मत करना, मेरी मोहब्बत को कबूल करो। उसने मुझसे सोचने का वक्त मांगा था। मैंने उससे कहा था कि तुम्हें जितना वक्त चाहिए ले लो, मगर जवाब हाँ में ही देना, क्योंकि तुम मेरी मम्मी को पसंद आ गई हो। और फिर इन्हीं बातों में रास्ता ख़त्म हो गया था। उसका हॉस्टल आ गया था। वो गाड़ी से उतरकर हॉस्टल के अंदर चली गई, मगर गेट तक जाते समय उसने मुझे पलटकर देखा था। मैं समझ गया था कि वो सोचकर मुझे जवाब हाँ में ही देगी, मगर ना जाने क्यों मैं बहुत नर्वस हो रहा था, क्योंकि 3-4 दिन हो गए थे वो अभी तक कोई जवाब नहीं दे रही थी। मैं चाहता था कि वो मेरे बिना पूछे ही मुझे जवाब दे दे। ऑफिस तो वो हर रोज़ आ रही थी, लेकिन अब वो ज़्यादा मेरा सामना नहीं कर रही थी। मगर कुछ दिन गुजरने के बाद उसने मुझे हाँ में जवाब दे दिया था और कहा था कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैंने जब ये खबर अपनी मम्मी को बताई तो मेरी मम्मी खुशी से झूम उठी थी और फिर मेरे घर में शादी की तैयारी होने लगी थी। रश्मि के बारे में सब कुछ मैंने अपनी मम्मी को बता दिया था। मेरी मम्मी को किसी बात से कोई एतराज़ नहीं था। वो तो अपने बेटे की ही खुशी में खुश थी, जबकि उन्हें भी रश्मि बेहद पसंद आई थी। और फिर मेरी शादी रश्मि के साथ हो गई। उसके साथ शादी करके मैं बहुत खुश था। शादी की पहली रात हम दोनों की बहुत खूबसूरत गुजरी थी। मुझे लगा था कि अब धीरे धीरे वो भी मुझसे मोहब्बत करने लगेगी। शादी के बाद उसका मूड ठीक हो जाएगा, वो खुश रहने लगेगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कभी कभी तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। ऐसा क्यों था ये बात मैं नहीं जानता था। हाँ, मगर शादी के 2 दिन बाद जब रात के समय वो सो रही थी, तब अचानक वो घबराकर उठ पड़ी थी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। मैंने उसे गले से लगा लिया और तसल्ली दिलाई और उससे पूछा कि क्या हुआ था। शायद उसने कोई बुरा सपना देख लिया था, मगर उसने इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया। मेरी मम्मी तो ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। मैंने देखा था कि रश्मि भी ज़्यादातर कमरे में ही रहती थी। अभी हम दोनों की शादी को 1 हफ्ता ही गुजरा था कि रश्मि मेरे और अपने लिए चाय बनाकर ले आई। उसने जब मुझे इतनी मोहब्बत से चाय दी तो मैं बहुत खुश हो गया था। मुझे लगा कि अब धीरे धीरे उसे मेरी फ़िक्र होने लगी है, वरना वो ना तो मुझसे ज़्यादा बात करती थी और ना ही उसे मेरी कोई फ़िक्र थी, मगर मैं उसकी बहुत फ़िक्र करता था, उससे बात करने की कोशिश करता था। अब वो मेरे इस घर की मालकिन बन गई थी, इसीलिए उसे अब नौकरी करने की भी ज़रूरत नहीं थी। उसके हाथ की बनी हुई चाय मैं पी लिया करता था, लेकिन फिर मैं गहरी नींद में सो जाता था और सुबह को मेरी आंख देर से खुलती थी। शादी से पहले तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था, क्योंकि मैं लेट नाइट सोता था। कुछ काम ऑफिस के मुझे अपने घर में भी करने होते थे, लेकिन जब से मेरी शादी हुई थी मैं रश्मि के हाथ की बनी हुई चाय पीकर सो जाया करता था। उसके हाथ की चाय इतनी टेस्टी होती थी कि मैं रोज़ पीता था। वैसे तो मेरी चाय पीने की आदत नहीं थी, मगर जब वो मुझे इतने प्यार से चाय दिया करती थी तो मैं भी पी लिया करता था। एक दिन मेरा चाय पीने का मन नहीं कर रहा था और मैंने अपनी पत्नी की नज़र बचते ही चाय बाथरूम में जाकर पानी में बहा दी थी और फिर मैं बिस्तर पर जाकर लेट गया था। मुझे नींद आ गई थी, लेकिन मेरी आंख आधी रात के समय जब खुली तो मैंने देखा कि बिस्तर पर मेरी पत्नी मौजूद नहीं है। ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि वो कहाँ चली गई। मैंने जल्दी से उसे कमरे में इधर उधर तलाश किया, मगर वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। फिर मैं कमरे से बाहर निकला। मैंने अपने इस बड़े से घर को छान मारा था, मगर मेरी पत्नी कहीं पर भी नहीं थी। थोड़ी देर गुजरी थी कि मैंने घर के दरवाजे से अपनी पत्नी को अंदर आते हुए देखा था। उसको देखकर मैं फौरन बिस्तर पर जाकर लेट गया था, ऐसे जैसे कि मैं सो रहा हूँ। मेरी पत्नी आई और बिस्तर पर लेटकर खुद भी सो गई थी, मगर मैं इस सोच में था कि आखिर इतनी रात को उसे घर से बाहर क्या काम पड़ गया था। उसका तो कोई अपना था भी नहीं, तो फिर वो घर से बाहर क्या करने के लिए गई थी, वो भी इस समय। और शादी से लेकर अब तक मैं इतनी गहरी नींद में सोता हूँ कि मुझे होश ही नहीं रहता। आज मैंने चाय नहीं पी तो मेरी रात बीच में आँख खुल गई थी। इसका मतलब ये है कि ज़रूर चाय पीने से ही मुझे नींद आती है। ये बात कंफर्म करने के लिए अगले दिन फिर से जब मेरी पत्नी कमरे में चाय लेकर आई तो मैंने वो चाय ले ली थी, मगर पी नहीं थी। और फिर मैं फिर से सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया था। मैं देखना चाहता था कि आज भी मेरी पत्नी घर से बाहर जाती है या नहीं, और फिर वैसा ही हुआ था।
मेरी पत्नी धीरे धीरे उठी और मेरी सोच के मुताबिक वो रात के इस समय घर से बाहर चली गई थी। मैंने देखा था कि वो गाड़ी की चाबी खुद ही घर के अंदर से लेकर आई थी और खुद कार निकालकर ड्राइव करने लगी। वो कार लेकर घर से निकल गई थी। मैंने भी जल्दी से दूसरी कार निकाली और मैं भी उसका पीछा करने लगा था। गाड़ी चलाते चलाते मेरे दिमाग में ना जाने कितने सवाल आ रहे थे। मैं सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी पत्नी का किसी के साथ अफेयर चल रहा हो। वो जितनी भोली भाली मासूम दिखती हो, वो अंदर से बिल्कुल भी ऐसी ना हो, वो मुझे धोखा दे रही हो। मगर अब मैं उसका पीछा कर रहा था। सब कुछ मुझे पता चल जाने वाला था। ये देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे कि मेरी पत्नी ने अपनी गाड़ी एक शमशान घाट के आगे रोक दी थी और वो खुद गाड़ी से उतरकर शमशान घाट के अंदर चली गई। मैंने भी वहाँ से बहुत दूरी पर खामोशी से अपनी गाड़ी रोक दी और मैं भी धीमे धीमे कदमों से शमशान घाट के अंदर चला गया था। यह हमारे शहर का बहुत पुराना शमशान घाट था। यहाँ पर एक पुराना पेड़ था। मेरी पत्नी पेड़ के पास जाकर बैठ गई थी और मैंने देखा था कि मेरी पत्नी रो रो कर बातें कर रही थी। मगर वो किससे बातें कर रही थी? वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। ये सब मैं दूर से खड़ा हुआ देख रहा था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आधी रात के समय शमशान घाट में आने पर उसे डर नहीं लग रहा। और फिर ये कैसी अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। फिर मैं उसके करीब गया क्योंकि मैं उसको ऐसी हालत में नहीं देख सकता था। मैंने जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने चौंक कर मुझे देखा था। मैंने उससे कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो रश्मि? तो वो मुझे देखकर घबरा गई थी और कहने लगी कि आप यहाँ? मैंने कहा, हाँ, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो? क्या तुम हर रोज़ यहाँ आती हो? बताओ मुझे, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। अब तुम्हें मुझसे कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे सवाल पर वो मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोई थी। वो कहने लगी कि आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, यहाँ इसके ठीक पास में ही मेरी बहन की अस्थियाँ दबी हुई हैं। दरअसल मेरी बहन की मौत हो चुकी है। मैंने उसका अंतिम संस्कार होने के बाद उसकी अस्थियों को गंगा में नहीं बहाया, बल्कि अस्थियों के मटके को इस पेड़ के पास गड्ढा करके उन्हें दबा दिया था। मैं अपनी बहन की अस्थियों को उस दिन बहाऊंगी जिस दिन मेरी बहन को इंसाफ मिलेगा। मैंने कहा, तुम ये क्या कह रही हो? वो अभी भी फूट फूट कर रोने लगी। उसने मुझे पूरी बात नहीं बताई थी। मैंने उससे घर चलने के लिए कहा क्योंकि यहाँ शमशान घाट में रुकना हमारे लिए ठीक नहीं था। हमें यहाँ कोई देख लेता तो दिक्कत हो जाती। इसीलिए मैं अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया था। मैंने उसे तसल्ली दिलाई और उससे सारी बात सुकून से पूछी तो उसने मुझे कुछ इस तरह बताया था। मेरी पत्नी ने रोते हुए बताया कि मेरे माता पिता, हम दोनों बहनें जब छोटी थीं उसी समय हमें छोड़कर चले गए थे। मेरी एक बहन थी, उसका नाम मधु था। वो मुझसे 4 साल छोटी थी। हम दोनों बहनें एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। हम दोनों ही जॉब करते थे। मम्मी पापा के मरने के बाद हम लोग अपने चाचा चाची के साथ रहते थे। चाचा चाची हमें बहुत तंग करते थे। हम दोनों बहनें जब पढ़ लिख कर किसी काबिल हो गए तो उनके घर से निकल आए। हमारे मम्मी पापा का घर भी उन्होंने अपने नाम करवा लिया था और हम अपने घर को हासिल करने में कुछ नहीं कर सके थे। फिर हम दोनों बहनें नौकरी करने लगे और हमने रेंट पर घर ले लिया था। मेरी बहन एक टीचर थी, इसलिए वो जल्दी ही फ्री हो जाती थी। ट्यूशन के बच्चे भी उसके पास घर में ही आ जाते थे। वो मुझसे भी ज़्यादा सुंदर थी। हम जिस घर में रहते थे उसके ऊपर वाले पोर्शन में मकान मालिक की फैमिली रहती थी। वो दोनों हस्बैंड वाइफ और उनका इकलौता और जवान बेटा लकी था। ये घर हमें कम रेंट पर मिल गया था, इसलिए हम लोग यहाँ पर रहने लगे थे। मगर हम दोनों बहनें ही जॉब किया करते थे, इसलिए उस मोहल्ले के लोगों को हम ज़्यादा पसंद नहीं थे। मेरी बहन काफ़ी पढ़ी लिखी थी। उसके पास कुछ जवान लड़के भी ट्यूशन लेने के लिए आते थे जो उसके स्टूडेंट्स थे। मगर मोहल्ले के लोगों को लगता था कि हमारे यहाँ लड़कों का आना जाना लगा रहता है, जबकि जवान लड़कियाँ भी ट्यूशन लेने के लिए आती थीं। आसपास के सब लोग यही कहते थे कि दोनों लड़कियाँ नौकरी करने वाली हैं, बेहद चालाक लड़कियाँ हैं, इनके आगे पीछे कोई भी नहीं है। न जाने ये लड़कियाँ क्या करती रहती हैं। लोगों को इतना बोलने की हिम्मत इसलिए मिली थी क्योंकि हमारे सर पर किसी बड़े का साया नहीं था, न हमारे साथ कोई मर्द था जो हमारी हिफाजत कर सकता। जवान बेसहारा लड़कियों पर वैसे भी लोग कीचड़ उछालने से बाज नहीं आते। एक रात मेरे ऑफिस में बहुत काम था। मुझे घर जाते समय बहुत लेट हो गया था। मैं लगभग रात के 2 बजे के टाइम पर ऑफिस से निकलने ही वाली थी जब मेरे मोबाइल पर अचानक मधु की कॉल आ गई। मैंने कॉल रिसीव की तो मधु कहने लगी कि दीदी, आप कहाँ रह गई हो? कब से आपका नंबर ट्राई कर रही हूँ, लग ही नहीं रहा। आखिर आप कब घर आओगी? देखो ना कितना लेट हो गया है।
मैंने उससे कहा कि तुम परेशान नहीं हो, बस मैं यहाँ से निकल ही रही हूँ, रास्ते में आधा घंटा लगेगा, बस मैं पहुँचने वाली हूँ। इतनी ही देर में मुझे फ़ोन के उस पार से दरवाजे की बेल की आवाज़ आई। मैंने मधु से कहा, मधु इस समय घर पर कौन आया है? मधु कहने लगी कि पता नहीं दीदी, मैं अभी देखती हूँ। इतने में ही मधु ने शायद दरवाज़ा खोला होगा, तभी किसी ने उसे धक्का दिया। उसके हाथ से मोबाइल गिर गया था। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि ये तुम क्या कर रहे हो लकी, क्यों आए हो यहाँ पर, जाओ यहाँ से, ये तुम क्या बदतमीज़ी कर रहे हो मेरे साथ। मगर वो इंसान मेरी बहन से कहने लगा कि आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, काफ़ी दिनों से मेरी तुझ पर नज़र है। लकी तो हमारे मकान मालिक का बेटा था, आखिर वो इस समय हमारे घर पर क्यों आया था और मेरी बहन क्यों चिल्ला रही थी? मैं बार बार हेलो हेलो कर रही थी, चिल्ला चिल्ला कर मधु को आवाज़ लगा रही थी। शायद मोबाइल उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गया था और फिर थोड़ी देर गुजरी थी कि कॉल कट गई। मैंने घर जाते समय रास्ते में कई बार अपनी बहन को कॉल लगाई, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं था। लगातार उसका नंबर बंद जा रहा था। मैं बहुत घबरा गई कि ना जाने मेरी बहन के साथ क्या कर रहा होगा जो मेरी बहन चिल्ला रही थी। उसने मेरी बहन पर हमला कर दिया था। इस समय मुझे रास्ता बहुत लंबा पड़ रहा था, क्योंकि मुझे रात को इतनी देर से टैक्सी भी बड़ी मुश्किल से मिली थी और रास्ता भी बहुत दूर था। मुझे घर पहुंचते पहुंचते आधा घंटा लग गया था। मगर जैसे ही मैं घर पहुंची तो देखा कि घर के आसपास बहुत भीड़ लग रही थी। मैं सबको चीरते हुए जब घर के अंदर गई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। मेरी बहन ज़मीन पर बेसुध पड़ी थी। मैं अपनी बहन को देखकर ज़ोर से चिल्लाई थी और फूट फूट कर रोने लगी थी। कोई भी मेरी बहन के करीब नहीं आ रहा था। मेरी बहन की सांसें चल रही थी। मैंने सबसे कहा था कि प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरी बहन को अस्पताल लेकर चलो, मगर किसी ने मेरी मदद नहीं की थी। लोग कह रहे थे कि तुम्हारी बहन ने आत्महत्या की है, उसने जहर खाया है, ये तो पुलिस केस बन जाएगा और हम इस मामले में नहीं पड़ना चाहते। ये कहकर वहाँ के सारे ही लोग चले गए थे, जबकि मैं समझ गई थी कि मेरी बहन के साथ ये सब कुछ किसने किया था। ये मेरे मकान मालिक का बेटा लकी था जो हमारे घर में घुस आया था, क्योंकि मैंने फ़ोन पर उसकी आवाज़ साफ साफ सुनी थी। मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया और कहा कि बताओ तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया है, अब तुम ही उसे मेरे साथ अस्पताल लेकर जाओगे। मगर सब लोगों ने मुझे और मेरी बहन को ही बुरा भला कहा। मकान मालिक कहने लगे कि तुम मेरे बेटे पर ये किस तरह का इल्ज़ाम लगा रही हो, जबकि तुम दोनों खुद बिगड़ी हुई हो। मेरा बेटा तो काफ़ी समय से अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था, देर रात ही घर आया है। मेरी बहन इस दुनिया से जा चुकी थी। इस आधे घंटे में मेरी पूरी ज़िंदगी बदल कर रह गई थी। उसकी सांस चलनी बंद हो गई थी। लकी के पिता ने उसे वहाँ से भेज दिया था। मैं अकेली हो चुकी थी और अपनी बहन के सामने बैठकर खूब रो रही थी कि ये सब कुछ क्या हो गया था। फिर मैंने कॉल करके अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और उनके साथ मिलकर अपनी बहन का अंतिम संस्कार किया। मैंने उसकी अस्थियों को पेड़ के नीचे दबा दिया और फैसला किया कि जब तक मैं अपनी बहन के आरोपी को सज़ा नहीं दिलाऊंगी, तब तक उसकी अस्थियां पेड़ के नीचे ही गड्ढे में दबी रहेंगी। मगर मैं अकेली ये सब कैसे कर सकती हूँ? मेरा तो कोई साथ देने के लिए भी तैयार नहीं था। मोहल्ले वाले हम लोगों से पहले ही नफरत करते थे, अब और ज़्यादा करने लगे थे। मैं जब अपनी बहन का अंतिम संस्कार करने के बाद घर आई तो मैंने देखा कि ज़मीन पर मेरी बहन का टूटा हुआ मोबाइल पड़ा था। मैंने जल्दी से उसे अपने पास रख लिया और फिर मैंने इधर उधर देखने की कोशिश की ताकि मुझे कोई और सबूत मिल जाए जिससे मैं इस दरिंदे को सज़ा दिलवा सकूं। मगर मुझे वहाँ पर कुछ नहीं मिला सिवाय एक शर्ट के टूटे हुए बटन के। मैंने वो भी जल्दी से अपने पर्स में रख लिया। अभी मैं कमरे की ओर तलाशी लेती, इतनी ही देर में मकान मालिक आ गया और उसने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस घर में आने की। मैंने कहा यहाँ पर हम रेंट पर रहते हैं, मैं यहाँ नहीं आऊँगी तो कहाँ जाऊँगी? तो वो कहने लगा अब तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। आज तुम अपनी बहन की मौत का इल्ज़ाम मेरे बेटे पर लगा रही हो, कल को कुछ और हो गया तो उसका इल्ज़ाम भी मेरे बेटे पर ही लगाओगी ना? न जाने तुम दोनों बहनें कैसी कैरेक्टर की हो, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रहने दे सकता। मैंने कहा कि अंकल, मेरी बहन के साथ गलत तो आपके बेटे ने ही किया है, आप देखना आपके बेटे को ज़रूर सज़ा मिलेगी। उसे मेरी बात पर बहुत गुस्सा आया था। उसने कहा कि निकल जाओ यहाँ से। उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे मोहल्ले वालों के साथ मिलकर उस घर से निकलवा दिया। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको यही बताने की कोशिश कर रही थी कि मेरी बहन ने आत्महत्या नहीं की है, मेरी बहन को मारा गया है और लकी ने मेरी बहन को मारा है।
मगर मकान मालिक ने सबको ये बता दिया था कि मेरी बहन ने आत्महत्या की है, उसने जहर खा लिया था, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी बहन तो बहुत खुश मिजाज लड़की थी, वो भला क्यों जहर खाती। हम दोनों यहाँ किराए पर इसलिए रह रहे थे ताकि हमारी ज़िंदगी सुकून से गुजर सके, मगर हमें क्या पता था कि एक दिन ऐसा हो जाएगा कि मैं पूरी तरह से अकेली हो गई। मुझे मकान मालिक ने आधा घंटा दिया था। मैंने अपना सारा सामान पैक किया और मैं वहाँ से निकलकर अपनी दोस्त के घर चली आई थी। मेरी दोस्त के घर में लगभग मैं 3 महीने रही थी। मैं अपनी बहन की मौत के सदमे से निकल नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने जॉब पर जाना भी छोड़ दिया था। बस अपनी बहन को याद करती रहती थी, रोती रहती थी। उसकी बहुत याद आती तो हर रात उस पेड़ के पास जाकर उससे बातें किया करती थी। मेरी दोस्त मुझे पागल समझने लगी थी क्योंकि मैं रात के समय गायब हो जाती थी। उसे लगता था कि मैं न जाने कहाँ जाती हूँ। फिर वो भी मुझसे तंग आ गई और उसने मुझे अपने घर से चले जाने के लिए कहा। ये दुनिया बहुत बुरी है, यहाँ पर कोई किसी की मदद नहीं करता, बल्कि अकेले लोगों को उल्टा लोग बेवकूफ़ बना देते हैं। मैं अपनी दोस्त के घर से भी सामान लेकर आई और किसी हॉस्टल में रहने का फ़ैसला किया और मैं हॉस्टल में शिफ्ट हो गई और फिर आपके यहाँ जॉब करने लगी। जब आपने मुझे प्रपोज़ किया तो मैंने सोचा कि कोई तो है जो मुझे सहारा दे रहा है, मुझे आपसे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं भी तो इस भरी दुनिया में अकेली हूँ। कहीं मेरे साथ भी कुछ गलत ना हो जाए। और फिर आपकी इतनी मोहब्बत देखकर मुझे भी आपसे मोहब्बत होने लगी है। मैं रात को जब सोती हूँ तो मेरे सपने में मेरी बहन आती है और कहती है कि दीदी मुझे इंसाफ ज़रूर दिलाना, मेरा आरोपी खुला घूम रहा है जिसने मेरी इज्जत ख़राब की और मुझे जान से मार दिया। मुझे रात को नींद नहीं आती जब तक मैं अपनी बहन के पास जाकर उससे थोड़ी देर बातें नहीं कर लेती। इसलिए मैं आपको हर रोज़ चाय में नींद की दवाई मिलाकर दे देती हूँ ताकि आप उसे पीकर गहरी नींद में सो जाओ। जिस तरह मेरी दोस्त ने मुझे पागल समझा था, इस तरह आप भी मुझे पागल ना समझो। आप भी बाकी लोगों की तरह मुझे गलत ना समझो, इसलिए मैंने आपसे ये बात छुपाई थी। ये कहकर वो बुरी तरह से रोने लगी थी। उसकी बहन के साथ वाकई बहुत बुरा हुआ था। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो तुम्हारी तकलीफ़ को न समझे। जो इंसान तुमसे बेहद मोहब्बत कर सकता है वो तुम्हारी बात को भी तसल्ली से सुनेगा, बल्कि तुम्हारा साथ भी देगा। मैं तुम्हारी बहन के आरोपी को सज़ा दिलाऊंगा। वो मजबूत है तो क्या हुआ, तुम पहले अकेली थी मगर अब अकेली नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे बताओ कि वो इंसान कौन है। रश्मि चौंक गई और कहने लगी कि आप उसका सच दुनिया के सामने कैसे लेकर आओगे। मैंने कहा इंसान अगर किसी काम की कोशिश करे तो उसे एक न एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलती है। तुम भी अगर अपनी बहन को इंसाफ दिलाने में कोशिश करती तो शायद आज कामयाब होती। वो कहने लगी मैं कहाँ से कोशिश करती, उस रात मैंने कहा था कि मैं पुलिस के पास जा रही हूँ, मगर मकान मालिक कहने लगा अगर तुमने पुलिस को कुछ भी बताया तो पुलिस हमारे घर पर सील लगा देगी और हम नहीं चाहते कि हमारी और हमारे घर की बदनामी हो। तुम्हारी बहन का ना जाने कितने लड़कों के साथ अफेयर था, कितने सारे लड़के घर में आते थे, क्या पता किसकी मोहब्बत में आकर उसने जहर खा लिया हो। मगर मैं चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि मेरी बहन और मैं ऐसी नहीं है, उसने कोई जहर नहीं खाया, उसके साथ गलत हुआ है, उसे मारा गया है और ये सब आपके बेटे ने किया है। वो इंसान ये बात अच्छी तरह से जानता था कि उसके बेटे ने ये सब कुछ किया है, इसलिए वो बात को दबाने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने बेटे की गलती छुपाकर उल्टा हम दोनों बहनों पर ही इल्ज़ाम लगा दिया। ऊपर से मोहल्ले वाले भी उसका साथ दे रहे थे। भला मैं अकेली क्या कर सकती थी। मैंने अपनी बहन का अंतिम संस्कार ही बड़ी मुश्किल से किया था। मुझे अफसोस होता है कि अगर मेरे पेरेंट्स जिंदा होते तो शायद लोग हमारा इस तरह से फ़ायदा ना उठाते। मैंने कहा लेकिन अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने रश्मि से उस लड़के का सोशल मीडिया अकाउंट पूछा था। रश्मि ने मुझे उसका नाम बताया। मैंने उसका सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया। रश्मि ने मुझे वो टूटा हुआ मोबाइल और शर्ट का बटन भी दे दिया था। मैं उसका सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रहा था। उसकी प्रोफाइल पर काफ़ी सारी पोस्ट पड़ी हुई थी। उसकी सारी पोस्ट चेक करते समय अचानक मुझे उसका वही फ़ोटो दिख गया जिसमें उसने वही शर्ट पहनी हुई थी जिसका टूटा हुआ बटन रश्मि ने मुझे दिया था। वो दोनों बिल्कुल सेम थे। एक सबूत तो इस फ़ोटो से मैच हो रहा था। मैंने वो फ़ोटो सेव कर लिया। मैंने रश्मि से उसकी बहन का टूटा हुआ मोबाइल लिया और उसे रिपेयरिंग के लिए दे दिया था और फिर मैंने अपने एक पुलिस इंस्पेक्टर दोस्त से इस केस के मामले में डिस्कशन किया। उसे सब कुछ बता दिया।
मेरे दोस्त ने कहा था कि उसे सबूत चाहिए। एक तो शर्ट के बटन वाला फ़ोटो भी मैंने उसे दे दिया था, जबकि मेरे दोस्त ने कहा था कि मोबाइल जैसे ही रिपेयर होकर आता है तो तुम मुझे वो दे देना। उसमें मधु की लास्ट टाइम अपनी बहन से बात की हुई उन दोनों की ज़रूर कॉल रिकॉर्डिंग होगी। हम इस फ़ोन से काफ़ी कुछ तलाश कर सकते हैं। कुछ दिन बाद जैसे ही मधु का फ़ोन रिपेयर हो गया, मैंने वो अपने दोस्त को दे दिया और फिर जब कॉल रिकॉर्डिंग निकाली गई तो उसमें रश्मि के बताए मुताबिक रश्मि और मधु जो आपस में बातें कर रही थी, तो उसमें साफ साफ लकी के बोलने की आवाज़ आ रही है और मधु बार बार उसे कह रही है, लकी तुम क्या कर रहे हो, घर के अंदर क्यों घुसे आ रहे हो। और लकी भी कह रहा है कि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पुलिस के पास एक पुख्ता सबूत था। पुलिस ने लकी को अरेस्ट कर लिया था और लकी का बाप उसे छुड़वाने के लिए बहुत हाथ पैर मार रहा था। अपने बेटे की सारी करतूत छुपाने के आरोप में लकी के पिता को भी अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन उससे पहले जब लकी की पुलिस ने पिटाई की तो लकी ने सब कुछ सच सच उगल दिया था। उसने बताया था कि उसकी काफ़ी दिनों से मधु पर नज़र थी। जिस दिन से वो उनके घर में आई थी तब से ही वो उस पर गंदी नज़र रखता था। जब उसे पता चला कि मधु घर में आज अकेली है तो वो दरवाज़ा बजाकर ज़बरदस्ती घर में घुस गया और उसने मधु के साथ गलत किया। उसके बाद उसने उसे जान से भी मार दिया। मधु एक बहुत सीधी साधी लड़की थी। सारे सबूत और लकी के बयान पर लकी को कड़ी सज़ा दी गई और इस तरह मधु को इंसाफ मिल गया। रश्मि बहुत खुश थी क्योंकि मैंने उसका बहुत साथ दिया था और पुलिस की सहायता से हम उसे सज़ा दिलाने में कामयाब रहे थे। वहाँ के मोहल्ले वालों को भी पूरी बात पता चल गई थी क्योंकि मोहल्ले के लोग इन दोनों लड़कियों को अकेला समझकर इन्हें गलत समझते थे। जिनका कोई नहीं होता हमें उन्हें सहारा देना चाहिए, ना कि उन पर इल्ज़ाम लगाना चाहिए। मैं तो रश्मि के साथ अब बहुत खुश हूँ। रश्मि ने अपनी बहन के आरोपी को सज़ा दिलवाने के बाद गड्ढे से अपनी बहन की अस्थियां निकालकर नदी में बहा दी थी और उस दिन उसे बहुत तसल्ली हुई थी। उस दिन के बाद से उसने शमशान घाट जाना छोड़ दिया और फिर वो मेरे साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगी। हमारे देश में उन लड़कियों के साथ सबसे ज़्यादा बुरा सलूक किया जाता है जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता। हमें ऐसी लड़कियों की सहायता करनी चाहिए, उन्हें सहारा देना चाहिए, ना कि उनके रास्ते में रुकावट बनकर खड़े होना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।